बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट प्रोटीन, जो कि पिछले टॉपिक में हमने कैलोरीज़ के बारे में स्टडी किया और कितनी कैलोरीज़ एक औरत को चाहिए, नॉर्मल वमेन को, फिर मॉडरेट वमेन को और फिर हीवी वर्कर वमेन को कितनी कैलोरीज़ चाहिए, ये सब हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। सो व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन जो है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड, और प्रोटीन की बुनियाद पे हम चल सकते हैं, हम उठ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं। प्रोटीन की बुनियाद पे हम हर काम कर सकते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। द RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस for protein increase by 10 ग्राम for pregnant women age 25 and older। अच्छा जी, इसमें बताया गया है कि रिकमेंडेड डाइटरी की तरफ से हर औरत के लिए जो भी प्रेग्नेंट बन जाती है, चाहे वो 25 एज की हो या 25 से ओल्डर हो, उसके लिए 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली लेना ज़रूरी है। एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो कि 25 एज की हो या 25 से थोड़ी ऊपर हो, तो उसके लिए 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन नीड इंक्रीज टू सपोर्ट। प्रोटीन की मदद क्या होती है? एक तो फीटल की ग्रोथ इंक्रीज करती है, उसकी डेवलपमेंट करती है। दूसरा ये द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा और इम्यूनेटिक फ्लूइड, वो फ्लूइड जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो फ्लूइड जिसके ज़रिए बच्चा ज़िंदा रहता है, तो वो और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में मदद करता है प्रोटीन। दूसरा है कि द ग्रोथ ऑफ मैटरनल टिश्यू एंड एक्सपेंडेड ब्लड वॉल्यूम, एक तो ब्लड वॉल्यूम का एक्सपेंशन करता है, और दूसरा ये कि ग्रोथ ऑफ मैटरनल टिश्यूज़ भी करता है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन की जो टिश्यूज़ है, यानी जो प्रेगनेंसी की टिश्यूज़ है, उसकी ग्रोथ करता है। और दूसरा ये कि ब्लड वॉल्यूम की एक्सपेंशन करता है। वुमेन हु फेल टू कंज्यूम एडिक्वेट प्रोटीन में बी इट इंक्रीज रिस्क फॉर। अच्छा जी, वो औरत जिसको प्रोवाइड किया गया है कि इतना प्रोटीन तुम्हें लेना है, यानी 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन तुम्हें डेली लेना है, अगर वो फेल हो गई इस प्रोटीन के लेने में, मतलब उसके अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है ना वो कम हो गई, उसे प्रोटीन की बहुत ज़रूरी थी प्रेगनेंसी में और उसे इतना प्रोटीन नहीं मिल रहा था, उसने प्रोटीन लिया ही नहीं, तो उसके लिए फिर रिस्क क्या होगी बेबी के लिए, और उस मदर के लिए क्या रिस्क हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सीमिया, एक तो ये कि उसकी ब्लड में पॉइजनस बन जाएगी। दूसरा ये कि एनीमिया यानी डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड, या ब्लड की कमी उसे महसूस होगी, ब्लड की कमी होगी। तीसरा है कि पुअर यूटेराइन मसल स्टोन, उसकी मसल जो है ना वो पुअर हो जाएगी, यानी उसकी मसल जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इसकी वजह से फिर यानी यूटेराइन का मसल जब कमज़ोर हो जाता है तो क्या अकर हो सकती है? तो बेबी का एबॉर्शन होना भी अकर हो सकता है, यानी एबॉर्शन जो है ना ये पुअर मसल स्टोन की वजह से अकर हो सकता है। अच्छा जी, फिर है एबॉर्शन भी हो सकता है, क्योंकि उसका यूटेराइन मसल जो है ना वो क्या हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो इन्फेक्शन जल्दी से अकर हो सकता है। शॉर्टर मतलब कम, लाइटर इन्फेंट विद लो अबगार स्कोर। अबगार का मतलब ये है, अबगार स्कोर स्टैंड फॉर अपीयरेंस, यानी उसका अपीयरेंस है कि नहीं। दूसरा ये कि उसके पाँव को हम चेक करेंगे कि उसका जो मतलब उसके पाँव को थ्रू पेन या थ्रू फिंगर्स वगैरह चेक करेंगे कि वो अपीयरेंस ले रहा है कि नहीं। दूसरा ये कि उसका पल्स है कि नहीं, पीप और पल्स को चेक करेंगे। जिप और ग्राइमेस को चेक करेंगे, यानी उसका कलर कैसा है, उसके कलर को चेक करेंगे। तीसरा ये कि एक्टिविटी को चेक करेंगे, वो एक्टिव है कि नहीं, यानी वो रो रहा है कि नहीं। जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो वो रोने लगता है, यानी उसका एक्टिविटी ऐसा है कि नहीं, वो रोने लगता है कि नहीं। एंड आर फॉर रिस्पायरेशन, उसका रिस्पायरेशन कैसा है। तो इस 5 थिंग्स को हम चेक करते हैं। एक हेल्थी बेबी में ये 5 थिंग्स जो है ना ये एक्टिव होता है, सही होता है, और ये क्या है, ये एक हेल्थी बेबी का ये अपगार स्कोर जो है ना ये हेल्थी होता है, हमेशा एक्टिव होता है। पोलिक एसिड, अब पोलिक एसिड को
कब लेना है और कितना लेना है। द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इन USA रिकमेंडेड द सिंथेटिक फोलिक एसिड इंटेक इंक्रीज टू 600 माइक्रोग्राम डेली वंस प्रेगनेंसी इज कन्फर्म। अच्छा जी, USA के इंस्टीट्यूट में, USA में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, उसने रिकमेंडेड किया है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 600 mg का मतलब डेली ये लेना ज़रूरी है। फोलिक एसिड डेली 600 mg लेना ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ फोलिक एसिड फॉर प्रेगनेंसी। अब इम्पोर्टेंस क्या है फोलिक एसिड की प्रेगनेंसी के दौरान? तो वुमेन हु कंज्यूम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड बिफोर कंसेप्शन एंड थ्रू आउट द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा जी, कंसेप्शन मतलब तस्वुर करना तो या प्लान करना। तो एक वुमेन के लिए जो कि सोचता है कि वो मतलब अब बेबी के लिए प्लान कर रहा है, वो अपने फैमिली के लिए प्लान कर रहा है कि हम एक फैमिली बन जाए, एक पेरेंट्स बन जाए, तो क्या करता है वो, उसे चाहिए कि वो डेली एडिक्वेट अमाउंट में फोलिक एसिड ले, यानी एक मकदार में फोलिक एसिड ले जितना उसको ज़रूरत है। एंड थ्रू आउट द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी ये बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेबी का रिस्क रिड्यूस करता है। जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा अगर होते हैं बच्चों में फर्स्ट मंथ में, क्योंकि फर्स्ट मंथ में जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन है वो बन जाते हैं। तो अगर एडिक्वेट अमाउंट में फोलिक एसिड मिल रहा है बेबी को तो क्या होगा, एक तो स्पिना पिवेदा ये एक डिजीज़ है जिसमें ये स्कल जो है ना एब्सेंट होता है, इससे बचेगा बच्चा। और दूसरा ये कि एनेंसिफाइली ये ब्रेन, ये जो बैकबोन है यानी स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड में एक ट्यूमर सा बन जाता है, तो उससे भी बेबी बच सकता है। तो फोलिक एसिड का लेना बहुत ज़रूरी है कंसेप्शन में भी और फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी। फोलिक एसिड सोर्सेज। अब फोलिक एसिड को किस सोर्स से एक वुमेन लेगी या किस सोर्स में फोलिक एसिड प्रेजेंट होता है? तो एक तो नेचुरल फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड है। नेचुरल फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड को हम फोलेट भी कहते हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया, उसमें भी फोलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, या सिट्रिक फ्रूट, अदर सिट्रिक फ्रूट या जूसेस वगैरह, इस सब में फोलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये जो ग्रीन लीफी वो वेजिटेबल जो कि ग्रीन लीफी होते हैं यानी वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ड्राई फीज में भी प्रेजेंट होते हैं, बीन्स में भी, दाल वगैरह, लोबिया वगैरह में भी सारे में क्या होते हैं, फोलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। सिंथेटिक फोलिक एसिड। अब सिंथेटिक फॉर्म में कैसे? तो मल्टी वाइटामिन्स हो गए, उसमें फोलिक एसिड होते हैं। फोर्टिफाइड्स हो गए, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट जिसमें दाल्स होते हैं, दाल वगैरह या लोबिया वगैरह हम खाते हैं, तो उसमें भी क्या फोलिक एसिड हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अदर बी वाइटामिन्स। अब बी वाइटामिन्स और फोलिक एसिड का क्या ताल्लुक है या प्रोटीन का क्या ताल्लुक है? तो द इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ अदर बी वाइटामिन्स, कितने बी वाइटामिन्स देने चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को? तो द इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर बी वाइटामिन 6, वाइटामिन B6। तो वाइटामिन B6 का अमाउंट जो है ना वो इंक्रीज चाहिए, ज़रूरी चाहिए, लेकिन किसके मुताबिक? प्रोटीन के मुताबिक। जितना प्रोटीन हम देते हैं बिल्कुल उतना ही विटामिन B6 देंगे, क्योंकि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B6 बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विटामिन B12 इज़ नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फोलेट, और इसी तरह से मेटाबॉलिज्म ऑफ फोलेट के लिए B12 ज़रूरी है। तो जितने अमाउंट में हम फोलेट देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं, बिल्कुल उतनी ही अमाउंट में हम B12 भी देंगे, विटामिन B12। अ स्लाइट इंक्रीज इन इंटेक इज़ रिकमेंडेड। अच्छा जी, जितना रिकमेंडेड है विटामिन B12 इस तरह से थोड़ा, उससे थोड़ा ज़्यादा देंगे हम। कैल्शियम। अब कैल्शियम कितना चाहिए? एडिक्वेट इंटेक फॉर कैल्शियम। अब एडिक्वेट इंटेक फॉर कैल्शियम जो है ना एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो कि 19 ईयर्स का है या उससे भी ज़्यादा ईयर का है, तो उसके लिए 1000 मिलीग्राम कैल्शियम ज़रूरी है। एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो कि 19 ईयर का है या 19 से थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके लिए 1000 mg का कैल्शियम लेना ज़रूरी है। द रीज़न वाई इज़ एडिक्वेट इंटेक
is not higher for pregnant women compared with non-pregnant women। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक रीज़न दिया गया है कि जो एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम है ये क्यों ज़्यादा नहीं है एक प्रेग्नेंट वुमेन का नॉन प्रेग्नेंट वुमेन से। तो ये इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि एज दैट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन मोर देन डबल अर्ली इन प्रेगनेंसी, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है ना वो अर्ली में ज़्यादा होता है, डबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेगनेंसी। अब आयरन का कितना सप्लीमेंट हमने खाना है या एक प्रेग्नेंट वुमेन ने खाना है, तो अ डेली सप्लीमेंट ऑफ 30 mg 30 मिलीग्राम ऑफ फेरियस आयरन। अच्छा जी, एक डेली सप्लीमेंट में एक वुमेन को 30 mg का आयरन देना चाहिए, जो कि रिकमेंडेड फॉर ऑल वुमेन ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि हर औरत के लिए सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में रिकमेंडेड होता है। यानी हॉस्पिटल रिकमेंड करता है कि 30 mg सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी लास्ट 6 मंथ में क्या करना है, आयरन खाना है, डेली सप्लीमेंट लेना है। आयरन का सप्लीमेंट 30 mg लेना है डेली। इट प्रॉपरली टेकन बिटवीन मील और एट बिट टाइम। अच्छा जी, ये तो बिटवीन मील लेना चाहिए यानी खुराक के दौरान लेना चाहिए, या इसको बिट टाइम पे लेना चाहिए ऑन द एम्प्टी स्टमक टू मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन। अच्छा जी, या तो इसको बिट टाइम पे लेना चाहिए अगर स्टमक एम्प्टी है, ताकि मैक्सिमाइज जो है ना वो एब्जॉर्ब हो, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है ना वो मैक्सिमम हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के दौरान आयरन का इम्पॉर्टेंस क्या है, तो द फर्स्ट वन इज़ टू सपोर्ट द इंक्रीज इन मैटरनल ब्लड वॉल्यूम। एक तो ये कि मैटरनल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, दूसरा ये कि टू प्रोवाइड आयरन फॉर फीटल लीवर स्टोरेज। फीटल के लीवर का स्टोरेज जो है ना वो आयरन प्रोवाइड करता है, मतलब लीवर स्टोरेज जो फीटल का जो लीवर है, लीवर स्टोरेज है वो क्या प्रोवाइड करता है, आयरन प्रोवाइड करता है, विच विल सस्टेन द इन्फेंट फॉर द फर्स्ट 4 to 6 मंथ ऑफ लाइफ, जो कि बच्चे के 4 to 6 मंथ ऑफ लाइफ में इसका मतलब उसको सस्टेन रखेगा। The advice should be given to a pregnant woman concerning her nutrition। अच्छा जी, अब एडवाइस है, कुछ एडवाइस है कि क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए एक वुमेन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उसकी न्यूट्रिशन के मुताबिक। तो ईट इन मॉडरेशन, उसको चाहिए कि वो मॉडरेट अमाउंट में खुराक करे, और उसको ये भी चाहिए कि वो ईट डेली 2 or 3 टाइम मील, उसको चाहिए कि 3 टाइम रोटी खाए और उसके साथ साथ कुछ स्नैक वगैरह 2 or 3 टाइम खाए। अच्छा जी, एम फॉर बैलेंस, और उसको बैलेंस का मतलब उसको बैलेंस रहना चाहिए, ना तो ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, बल्कि मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए, ताकि उसका जो बैलेंस है वो क्या हो, मतलब बैलेंस में रहे, उसका खुराक का अमाउंट बैलेंस में रहे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो वोमिटिंग से वो बच जाएगी, दूसरा ये कि उसे नाज़िया वगैरह फील नहीं होगा। ईट 3 मील डेली, उसे चाहिए कि 3 मील जो है ना उसे खाना चाहिए डेली, यानी डेली उसको 3 टाइम खुराक करना चाहिए, और उसके साथ साथ 2 or 3 टाइम स्नैक्स भी लेना चाहिए, यानी जूस वगैरह पीना चाहिए 2 or 3 टाइम। ड्रिंक एडिक्वेट फ्लूइड, उसे चाहिए कि वो एडिक्वेट फ्लूइड यानी जितना अमाउंट उसे फ्लूइड की ज़रूरत है तो उसे चाहिए कि वो उसे इनटेक करे। The advice should be given to a pregnant woman concerning her nutrition। अच्छा जी, 5th वन क्या है, do not restrict salt intake। अगर वो साल्ट ले रही है खुराक वगैरह में तो उसे रिस्ट्रिक्ट ना करे, उसे मना ना करे कि नहीं आपने साल्ट नहीं खाना है, बल्कि उसे जो दिल चाहे उसका तो उसे खाने दो। मॉडरेट कैफीन, अच्छा जी, कॉफ़ी भी मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पीने से फिर असर पड़ सकता है प्रेगनेंसी में भी और इन्फेंट में भी। तो मॉडरेट अमाउंट में भी वो कॉफ़ी भी पी सकते हैं। इफ़ यूज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर, अगर वो आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर रही है तो उसे चाहिए कि वो अक्लमंदी के साथ यूज़ करे, ताकि उसे साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता हो और उसके जो बेबी पे इफ़ेक्ट होता है उसका भी पता हो उसे। बी अवेयर
फॉर फूड बर्न रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसे चाहिए कि वो अवेयर रहे, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो खुराक की जो पॉइजनस खुराक होती है या जो इफ़ेक्टेड खुराक होती है प्रेगनेंसी पे, तो उसे चाहिए कि वो इससे अवेयर हो। अब ये एक चार्ट है जो कि आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं कि एडल्ट वुमेन के लिए या एडोलसेंट में या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए कितना कितना ये चीज़ें खाना है। ये कुछ फूड ग्रुप है, इसको खाना चाहिए। तो एडल्ट वुमेन के लिए या एडोलसेंट में या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में कितना उसे देना चाहिए। इनएडिक्वेट इंडिकेशन फॉर सप्लीमेंट यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वो कुछ इंडिकेशंस है कि क्या क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। अगर ड्रग एब्यूज़र है तो उसे भी इंडिकेशन करना चाहिए कि यानी ड्रग से दूर रहे। दूस हो कैरिंग ट्विंस, जो कि ट्विंस ले रहा, मतलब जो कि ट्विंस कैरी कर रहा है, यानी जो कि प्रेग्नेंट है और ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो उसे चाहिए कि कुछ सप्लीमेंट ले, यानी उसे भी थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ट्विंस को कैरी करना। वुमेन हु आर अनलाइकली टू कंज्यूम एन एडिक्वेट डाइट डिस्पाइट न्यूट्रिशन एडवाइस आर न्यूट्रिशन कंसीलिंग। अच्छा जी, जो वुमेन सही से खुराक नहीं कर रहा तो उसे चाहिए कि वो न्यूट्रिशनलिस्ट के पास जाए और उसे कुछ एडवाइस दे खुराक के बारे में, और उसे कंसील करे कि ये खाना है, आपने ये खाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारे बच्चे पे असर पड़ सकता है, तुम्हारी प्रेगनेंसी पे असर पड़ सकता है। अच्छा जी, अब है वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितना वेट गेन करती है एक औरत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान इट इज़ नेचुरल एंड नेसेसरी टू गेन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज यूटेरस प्लेसेंटा ब्रेस्ट ब्लड वॉल्यूम बॉडी फ्लूइड एंड फैट्स इंक्रीज। अच्छा जी, ये एक नॉर्मल बात है, एक नेचुरल बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान औरत जो है ना वो क्या करता है, वेट गेन करता है। और वो वेट किस चीज़ की होती है, एक तो यूटेरस, दूसरा प्लेसेंटा की, ब्रेस्ट की, ब्लड वॉल्यूम की एंड फ्लूइड बॉडी फ्लूइड के और फैट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस वजह से जो बॉडी है वो गेन करती है, वेट गेन करती है। एक प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट वुमेन इतना वेट गेन करती है। अच्छा जी, एवरेज वेट गेन इज 25 to 35 IBS में 25 to 35 ये नॉर्मल वेट गेन है, एवरेज वेट गेन है एक नॉर्मल वुमेन के लिए। टीन प्रेग्नेंट गेन जो कि टीन एज में होते हैं, यानी 19 से कम या 19 एज में होते हैं, तो वो लड़कियां ज़्यादा वेट गेन करती है एज़ कम्पेयर टू मैच्योर वुमेन्स। रिकमेंडेड वेट गेन, अब यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि इतना वेट गेन करती है जो कि अंडर वेट है, यानी इसका वेट कम है, BMI कम है, लेस देन 18.5 है, तो वो वेट गेन करती है 12.7 to 18 इतना केजी में इतना, और IBS में 28 to 40 वेट गेन करती है। एक नॉर्मल वेट के लिए, जो कि नॉर्मल वेट है, ना तो कम है, ना अंडर वेट है, ना ओवर वेट है, तो वो औरत उसकी BMI जो है ना वो कितनी उसकी BMI वॉल्यूम जो है ना वो 19 to 24.9 है, और वो वेट गेन करती है ग्राम्स में, किलोग्राम्स में 11.3 to 15.8, जबकि IBS में 25 to 35 ये नॉर्मल एवरेज वेट गेन करती है। अच्छा जी, ओवरवेट के लिए, ओवरवेट जो है ना उसकी BMI 25 to 29.9 होती है, जबकि वो वेट गेन करती है किलोग्राम में 6.8 to 11.3, और फिर वेट गेन इन IBS में 15 to 25। अच्छा जी, ये देखो अंडर वेट जो है ना वो ज़्यादा वेट गेन करती है, फिर नॉर्मल भी ज़्यादा, लेकिन ओवर वेट और ओबीस उससे भी कम वेट गेन करेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों का वेट ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो कम वेट गेन करती है। फिर ओवरवेट का तो ये वैल्यू हो गया। अब ओबीस के लिए, जो कि मोटे लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों का जो BMI होता है वो 30 तो BMI होता है या ग्रेटर देन 30 होता है, तो वो 5 to 9 किलोग्राम में वेट गेन करता है, जबकि IBS में 11 to 20 IBS वेट गेन करती है।
द IOM गाइडलाइन, अब कुछ गाइडलाइन है फॉर प्रेगनेंसी वेट गेन व्हेन अ वुमन हैविंग ट्विंस। अगर व्हेन ट्विंस है तो उसके लिए कितना रिकमेंडेड गेन है, वेट गेन है, तो उसके लिए ये है कि अंडर वेट का जो अंडर वेट है और उसका ट्विंस है तो वो 22.6 किलोग्राम टू 28.1 किलोग्राम वेट गेन करेगा, जबकि IBS में 50 to 65, 62 IBS। नॉर्मल वेट गेन, नॉर्मल वेट के लिए यानी वो लड़कियां जो कि नॉर्मल वेट की होती है तो उसके लिए रिकमेंडेड वेट गेन कितना है 16.7 to 24.5 किलोग्राम, जबकि IBS में 37 to 54 IBS है। और इसी तरह से ओवरवेट के लिए और ओबीस के लिए ये आप लोग खुद देख लें। इंडिकेशन फॉर सप्लीमेंट यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या सप्लीमेंट का इंडिकेट करते हैं एक औरत के लिए, तो द फर्स्ट वन इज एडिक्वेट वुमेन हु डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट। वो औरतें जो कि सनलाइट यूज़ नहीं करते, यानी सनलाइट पे ज़्यादातर नहीं रहते, अंदर रूम्स में रहते हैं, या उन लोगों का घर जो है ना वो बंद होता है, तो उसको चाहिए कि कुछ सप्लीमेंट ले, विटामिन डी का सप्लीमेंट ले। वुमेन हु डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एक्सपोजर, अब सनलाइट ही वही पॉइंट है। वुमेन हु डू नॉट कंज्यूम एडिक्वेट कैल्शियम, वो औरतें जो कि जिसको कंज्यूम एडिक्वेट कैल्शियम नहीं मिल रहा घर में, यानी दूध वगैरह की कमी है, तो उसे भी कुछ सैम्पल्स कुछ सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन फॉर प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन क्या होगा, यानी हम क्या क्या उसको प्रोवाइड करेंगे, क्या कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसको क्या खुराक प्रोवाइड करेंगे, क्या न्यूट्रिशनल के अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे उसके प्रॉब्लम के लिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उसको इंटरवेंट करेंगे। तो नाजिया एंड वोमिटिंग, नाजिया एंड वोमिटिंग, अगर किसी औरत को ये मसला है कि उसे नाजिया एंड वोमिटिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वुमेन शुड बी एडवाइज, तो उसे ये एडवाइस देना चाहिए कि ईटिंग स्मॉल, थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा खुराक करनी चाहिए। प्रेग्नेंट फ्रिक्वेंट मील एवरी 2 to 3 आवर्स, हर 2 to 3 आवर्स बाद उसको खुराक करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, यानी एक टाइम पे सारा खाना नहीं खाना चाहिए, एक टाइम पे पेट को भरना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ देर बाद ही यानी 2 या 3 आवर्स बाद ही उसको थोड़ा सा खाना खाना चाहिए। ईट कार्बोहाइड्रेट्स फूड सच एज ड्राई सीरियल, अच्छा जी, उसे चाहिए कि कुछ कार्बोहाइड्रेटेड फूड खाए, यानी ड्राई दाल वगैरह, ड्राई या हार्ड कैंडीज़ वगैरह, ये उसे खाना चाहिए, यानी ये कार्बोहाइड्रेटिक खुराक है जो कि इसे खाना चाहिए दिन में या एज अ स्नैक इसे खाना चाहिए। बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग, जब वो बेड से बाहर मतलब बेड से बाहर जा रही है या जब वो उठती है, जब वो सुबह उठती है तो उसे चाहिए कि वो हार्ड कैंडी को खाए या कुछ ड्राई सीरियल वगैरह को खाए, जिसमें वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो, रिच कार्बोहाइड्रेटिक फूड उसे खाना चाहिए सुबह के टाइम। Women should be advised to avoid drinking liquid with meals, अच्छा जी, रोटी के दौरान या रोटी के बाद या रोटी के दौरान उसे ड्रिंक की वाटर वगैरह नहीं पीना चाहिए, लिक्विड वगैरह नहीं पीना चाहिए। अवॉइड कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, टी नहीं पीनी चाहिए, और स्पाइसी फूड्स वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। लिमिट हाई फैट्स फूड, अच्छा जी, उसे एक लिमिट में फैट्स जो कि हाई फैट फूड होते हैं वो एक लिमिट में खाना चाहिए, बिकॉज इट डिले गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, अच्छा जी, क्योंकि ये स्टमक को एम्प्टी करने में बहुत टाइम लेता है, तो उसे थोड़ा सा फूड खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा फैट्स हो। एलिमिनेट इंडिविजुअल इंटॉलरेंस, अच्छा जी, और इंटॉलरेंस को भी एलिमिनेट करना चाहिए।
अब एक पेशेंट है, उसको कंस्टिपेशन है, तो उसके लिए क्या मे बी काज्ड बाय रिलैक्सेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स टून एंड मोबिलिटी। उसे कहेंगे कि अपने जो मतलब आप मोबिलिटी करो, ज़्यादा घूमो फिरो, ज़्यादातर चलते फिरो, तो उसे कहेंगे कि आप मूवमेंट किया करो। मतलब एक जगह पे लेटी ना रहो, एक जगह पे बैठी ना रहो, बल्कि मूवमेंट किया करो, तो इस वजह से आपका कंस्टिपेशन का मसला हल हो सकती है। प्रेशर ऑफ द फीटस ऑन द इंटेस्टाइन, एक तो ये है कि इंटेस्टाइन पे प्रेशर आता है क्योंकि वो क्या हो जाती है, जो फीटस है वो इंटेस्टाइन पे प्रेशर डालता है, तो इस वजह से भी कंस्टिपेशन अकर हो सकती है। डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी क्या हो सकती है, कंस्टिपेशन अकर हो सकती है, यानी वो फिजिकली एक्टिव नहीं होती वो औरत पर। इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फ्लूइड एंड फाइबर्स, वो इंटेक ऑफ फ्लूइड एंड फाइबर्स से अमाउंट में नहीं ले रही, या साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड आयरन सप्लीमेंट, या साइड इफ़ेक्ट है आयरन सप्लीमेंट की, जो आयरन सप्लीमेंट वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाती है तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है। अब वो इनकरेज टू क्लाइंट को क्या करना चाहिए, क्लाइंट को कैसे इनकरेज करेंगे कि क्या क्या करें ताकि कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इंक्रीज फाइबर इनटेक, उसे कहेंगे कि वो खुराक खाए जिसमें ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ लिक्विड डेली, उसे चाहिए कि वो 8 ग्लासेस पानी पिए, जूस पिए, यानी लिक्विड पिए, जो कि पानी, जूस या मिल्क वगैरह होते हैं, वो 8 ग्लास तकरीबन पीना चाहिए उसे डेली। ट्राई हार्ट विद लेमन और फोर्नी जूस, उसे लेमन जूस पीने चाहिए लेकिन हार्ट वाटर में थोड़े गर्म पानी में उसे लेमन जूस पीने चाहिए। अपॉन वेकिंग टू हेल्प स्टिमुलेट पेरिस्टालिसिस, अच्छा जी, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे वॉकिंग करना चाहिए, अच्छा जी, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसके पेरिस्टालिसिस में हेल्प होगी, यानी उसके मूवमेंट में, इंटेस्टाइन की मूवमेंट में हेल्प हो सकती है। पार्टिसिपेट इन रेगुलर एक्सरसाइज, और उसे रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। हार्ट बर्न, अब एक औरत है उसे हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है। इनकरेज क्लाइंट टू, अब वो क्लाइंट को हम इनकरेज करेंगे कि क्या करना चाहिए, उसे स्मॉल अमाउंट में इट स्मॉल, उसे चाहिए कि वो थोड़ा खाए, फ्रीक्वेंट मील यानी 2 to 3 आवर्स में, उसे फिर उसके बाद फिर खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। एंड एलिमिनेट लिक्विड इमीडिएटली, और उसे भी ये चाहिए कि वो मतलब खुराक के दौरान लिक्विड ना ले। एंड आफ्टर मील टू अवॉइड गैस्ट्रो डिस्टेंशन, ठीक है जी, गैस्ट्रो डिस्टेंशन से मतलब गैस्ट्रिक डिस्टेंशन से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अवॉइड कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए, पेट हाई फूड्स भी नहीं खाने चाहिए, और इसी तरह से कुछ और स्पीशीज़ भी नहीं खाना चाहिए। एलिमिनेट इंडिविजुअल इंटॉलरेंस को एलिमिनेट करना चाहिए। अवॉइड लाइंग डाउन, और ज़्यादातर बेड पे रहने या ज़्यादातर लेटे रहने से अवॉइड होना चाहिए। मतलब जब वो खुराक खाती है तो उसके बाद उसे बैठना या लेटना नहीं चाहिए, बल्कि घूमना चाहिए। इनएडिक्वेट वेट गेन, वो जो कि न्यूट्रिशनल, अच्छा जी, एक औरत होती है और उसे ये प्रॉब्लम होती है कि मैं ज़्यादा वेट गेन कर रही हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, या मतलब इनएडिक्वेट, वो कुछ ज़्यादा मकदार में वेट गेन कर रही है, तो उसे क्या चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू अ लो बर्थ वेट। अच्छा जी, प्रेगनेंसी में ये हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि बर्थ के दौरान जो बेबी पैदा होता है तो इन्फेंट का जो मतलब वेट होता है वो लो होता है। LBW उसे हम कहते हैं कि लो बर्थ वेट है। अ बेबी वेट लेस देन 2500 ग्राम, अच्छा जी, वो बेबी जिसका वेट जो है ना वो 2500 ग्राम से कम होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, LBW कहते हैं, लो बर्थ वेट। The recommended weight gain for normal weight women is
0.44 kg पर वीक। एक औरत के लिए जो कि नॉर्मल वेट गेन कर रही है तो उसका प्रेगनेंसी के दौरान तो वो कितना है 0.44 kg पर वीक वो ये इतना वेट गेन करेगी। अंडर वेट जो है ना वो क्या करेगी, मोर देन 0.24 और 0.24 से ज़्यादा वेट गेन करेंगे, और जो ओवर वेट है वो 0.29 से कम वेट गेन करेगी। अच्छा जी, एंड वुमेन प्रेग्नेंट ऑफ विद ट्विंस एटलीस्ट 0.44 ग्राम kg पर वीक। और जो ट्विंस ले रही है, जो ट्विंस अकर कर रही है तो उसके वो भी एटलीस्ट 0.44 kg पर वीक वो भी गेन करेगी। inadequate weight gain may occur secondary to। अच्छा जी, अब क्या होगा कि एक तो ये है कि उसे नाजिया और वोमिटिंग, हार्ट बर्न और स्मोकिंग, ये इसकी वजह से भी inadequate weight gain कर रही है। दूसरा ये inadequate intake of related to lack of knowledge और फिर gaining weight, या कुछ वो inadequate ले रही है, मतलब उसे कुछ पता नहीं है और वो ज़्यादा इंटेक करेगी उस चीज़ की, तो मतलब उसे नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ हमें खाना चाहिए कि नहीं, कितने अमाउंट में खाना चाहिए, तो वो क्या करती है, इंटेक ज़्यादा करती है, तो इस वजह से भी वो उसकी वेट ज़्यादा हो सकती है या इनएडिक्वेट वेट गेन कर सकती है। इनएडिक्वेट वेट गेन encourage the client as question as verbalize feelings। अच्छा जी, एक तो ये कि उसके फीलिंग्स को समझना चाहिए और दूसरा ये कि उस क्लाइंट को encourage करना चाहिए कि advise the client that extra weight gain during pregnancy as quickly lost during lactation or through dating after pregnancy। अच्छा जी, एक तो उसे एडवाइस देना चाहिए कि आप फिक्र ना करें, क्योंकि लैक्टेशन के दौरान आपने जो एक्स्ट्रा वेट गेन किया है ये लास्ट हो सकती है। लैक्टेशन के दौरान जब आप अपने बच्चे को दूध दे रही हो तो उस दौरान आपका वेट बिल्कुल कम हो जाएगा, और दूसरा ये कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो आप डाइट करेगी तो ये वेट बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। एडवाइज द क्लाइंट दैट इफ हर डाइट इज़ inadequate in calories। अगर उसका डाइट जो है ना, उसे एडवाइस देना चाहिए कि अगर तुम्हारा डाइट जो है ना ये कैलोरीज inadequate कैलोरीज होते हैं, इसमें इट इज़ प्रॉपर्ली inadequate in other nutrient, या इसमें कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स सही मकदार में नहीं होता, सही अमाउंट में नहीं होता, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे एडवाइस देना चाहिए कि इससे अवॉइड रहे या इसे ना खाए, कुछ और खाए, इसे जिसमें अमाउंट ऑफ कैलोरीज या अमाउंट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स सही हो। एडवाइस द क्लाइंट दैट although the fetus can use maternal nutrition stores if the mother diet is inadequate। अच्छा जी, उसे एडवाइस देना चाहिए कि fetus कैन यूज़ मेटरनल न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट तुम खा रही हो फीटस भी क्या कर रहा है, वो भी ले रहा है, तो आपको चाहिए कि आप क्या करें, इफ़ द मदर डाइट इज़ inadequate, कुछ अगर मदर का डाइट जो है ना वो inadequate है तो उसे ये एडवाइस देना चाहिए कि आप जो खुराक ले रही है तो वो तुम्हारा बच्चा अंदर खा रहा है, तो उसे ये एडवाइस देना चाहिए कि अपने खुराक का सही से ख्याल रखें। Advise the client that an inadequate intake can adversely affect maternal health। उसे ये एडवाइस भी देना चाहिए कि अगर तुम inadequate इंटेक कर रहे हो, मतलब सही अमाउंट में इंटेक नहीं ले रही, तो आपका मैटरनल हेल्थ जो है ना वो भी क्या हो सकता है, इस पर भी एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पुअर आयरन इंटेक, अगर तुम आयरन इंटेक नहीं ले रही तो आपको एनीमिया हो सकती है। एंड इन्फेंट का हेल्थ जो है ना वो क्या होगा, उसका लो बर्थ वेट होगा, उसका बर्थ वेट जो है ना वो लो होगा। दूसरा एक एनीमिया होगा, उसी भी यानी उस पर भी डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड होगी, ब्लड की कमी होगी, या अदर पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन। पोस्टनेटल वो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी से पहले बच्चे में पैदा हो जाए तो उसे पोस्टनेटल कहते हैं, तो अदर पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन भी अकर हो सकते हैं। एक्सेस वेट गेन, अब एक्सेस अगर वेट जो है ना वो एक्सेस है रिलेटेड टू ओवर ईटिंग से अब एक्सेसिव वेट गेन दूसरा है कि एक्सेसिव वेट गेन, अगर उसकी वेट जो है ना वो कुछ ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए, रिलेटेड टू या तो वो ओवर ईट कर रही है या स्ट्रेस ले रही है या फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, तो इस वजह से उसके वेट गेन जो है ना वो एक्सेसिव हो गई है। अच्छा जी, अब है एक्सेसिव वेट गेन।
एक्सेसिव वेट गेन, कंसील द क्लाइंट, क्लाइंट को कंसील करना है, क्लाइंट को एडवाइस देना है कि द रिकमेंडेड रेट एंड क्वांटिटी ऑफ वेट गेन एसोसिएटेड विद ऑप्टिमल मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ एंड सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग, कि आपने जितना वेट गेन किया है इसमें इन्फेंट का सेहत है, मतलब इन्फेंट भी हेल्थी होगा आपका, आप खुद भी हेल्थी होंगे, और दूसरा ये कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल होगा, यानी आफ्टर डिलीवरी आप जो लैक्टेशन करेंगे तो उसमें आप कामयाब होगी, वो सक्सेसफुल होगा। एक्सप्लेन दैट द वेट गेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फीटस, प्लेसेंटा एंड मैटरनल टिश्यूज, और उसे एक्सप्लेन करना है कि आप जो वेट गेन कर रही हो तो इसमें प्लेसेंटा का वेट, फीटस का वेट और मैटरनल टिश्यूज का वेट क्या है, कंसिस्ट है इस पे, ये वेट इस पे कंसिस्ट है, यानी ये आपका वेट नहीं है बल्कि ये प्लेसेंटा, मैटरनल टिश्यूज एंड फीटस का वेट है। सेट म्यूचुअली एग्रीबल वेट गेन गोल्स, उसे एक गोल सेट करना है कि आपने इतना इतना वेट गेन करना है फॉर वीक। सब्सटीट्यूट स्किम्स और लो फैट मिल्क, उसे कुछ ऐसा खुराक प्रोवाइड करना चाहिए या ऐसा मिल्क प्रोवाइड देना चाहिए जिसमें उसका जो मतलब फैट कम हो, यानी ऐसा मिल्क जिसमें फैट कम हो, यानी बॉयल मिल्क। अच्छा जी, बेक, ब्रॉयल आर स्टीम फ्रूट इंस्टेड ऑफ फ्राइंग, उसे एक बेक्स वगैरह देने चाहिए बजाय कि वो फ्राई कुछ खाए। एक्सेसिव वेट गेन, एलिमिनेट एम्प्टी कैलोरीज, उसे एलिमिनेट करना चाहिए एम्प्टी कैलोरीज से, वो खुराक जिसमें कैलोरीज नहीं होती तो उससे एलिमिनेट होना चाहिए, यानी कार्बोनेट्स हो गए, कार्बोनेट, बेवरेज, कैंडी, रिच डिजर्ट्स एंड ट्रेडिशनल स्नैक्स, फूड्स एक्सेट्रा। यूज़ फैट्स एंड ऑयल स्पेरिंगली, अच्छा जी, फैट्स और ऑयल को यूज़ करना चाहिए लेकिन कुछ मकदार में, ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।